तैयार की जाएगी। बैठक दोपहर 3 बजे के आसपास दिल्ली बीजेपी दफ्तर में होनी है। बैठक में बीजेपी के सभी सांसद शामिल होंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, चुनाव प्रभारी जय पांडा भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ऐलान को लेकर के, उसके बाद से सियासत लगातार गर्माती जा रही है दिल्ली की। बताया जा रहा है आज बीजेपी जो है बेहद महत्वपूर्ण बैठक दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास करने वाली है और इसमें आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस ओर दिल्ली की राजनीति को लेकर जाना है, कैसे धरातल पर केंद्र की योजनाओं को साकार किया जा रहा है उन्हें बताना है, इन सारी चीजों पर मंथन किया जाएगा और इसमें तमाम सांसद शामिल होंगे। प्रयागराज में महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो में कहा कि मुसलमानों के लिए महाकुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा महत्व नहीं रखता है। मनोज मुंतशिर ने इशारों में मुस्लिम धर्म के लोगों को कुंभ में न आने की हिदायत दे डाली है। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था। क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, एक जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आजम खान कुंभ के प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन अब मुस्लिमों की एंट्री को लेकर धमकियां दी जा रही, जिस पर स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि गौ और गंगा को ना मानने वाले लोगों को कुंभ से दूर रखा जाना चाहिए। तो हमने खुद मुसलमानों से अपील की कि कोई भी मुसलमान कुंभ के मेले में न जाए, मगर मनोज मुंतशिर साहब ने जो बयान दिया है, जो कह रहे हैं, तो वो कभी बाबा सन्यासियों के साथ चले जाते हैं, कभी वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। वो खुद अपने आप में मुंतशिर हैं और वो यहाँ तक मुसलमानों को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम आए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या बात है? ये किस तरीके से बेवकूफ़ाना बातें हैं? मेरा मानना है खासतौर से इस्लामिक बड़े संस्थानों से क्यों कृपया अपने तमाम समाज में अपील करें कि कोई भी जिसको सनातन धर्म में आस्था न हो वहाँ पे न आए। किसी भी प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि में या किसी प्रकार के उपद्रव करने का या वहाँ का माहौल खराब न करे और सरकार के इतनी बड़ी जो आयोजन में सहयोग हो रहा है, समाज जो सहयोग कर रहा है, उसमें खलल न डाले। दिल्ली में सिंगर दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से हुई इस मुलाकात में सिंगर एक्टर दिलजीत काफी खुश नजर आए। इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान बनाने वाले सिंगर दिलजीत की पीएम मोदी ने भी तारीफ की और इस मुलाकात का वीडियो में दिलजीत ने जब गाना गाया है तब पीएम मोदी ने स्टूल से तबके की थाप भी दी है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब कुछ छोड़ देना
और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। उसके बिना क्या होता है? 100%। हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है। 100% देखते हैं, मतलब हम वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं नहीं है। है। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी। दुनिया को इसका पता नहीं है। कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये जरूर कर सकते हैं जी। कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए माँ जे ले जाओ और पेड़ लगाओ, माँ की जीवन स्मृति बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए पेड़ है। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है, दोनों को हम एक प्रकार से। बिहार लोकसभा आयोग की परीक्षा को लेकर जारी घमासान के बीच आज पटना में बापू सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसको लेकर पटना में 22 सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि अभ्यर्थी अभी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए इन 22 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 163 लागू रहेगी। साथ ही 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर चलने पर पाबंदी है। इसके अलावा पूरे इलाके में लाउड स्पीकर बजाने, परीक्षा कार्य में शामिल लोगों के मोबाइल फोन रखने, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के प्रयोग पर भी रोक है। तो आज बीपीएससी का री एग्जाम होना है और इस बीच अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों के साथ अब विपक्ष भी मैदान में उतर आया है। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ गए हैं। पप्पू यादव पर प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पटना में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बीपीएससी को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच जेडीयू बीजेपी ने भी प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला। सुनिए क्या कहा। ये राजनीति के त्रिदेवा हैं। युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं, बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य को राजनीति से मत खेलिए प्रशांत किशोर जी और पप्पू यादव जी। आप दोनों किस तरह के लोग हैं ये पूरा देश जानता है। आप लोग जो है राजनीति की दुकान चलाते हैं रुपया पैसा और लाभ के लिए। आप लोग जो है किसी की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अभिनेत्री अमीषा पटेल फिर से विवाद में फंस चुकी है। समझौते के नाम पर दिया गया 2 लाख रुपए का चेक बाउंस हो चुका है। गदर फिल्म से हिट हुई बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले एक कार्यक्रम में एडवांस लेने के बाद कार्यक्रम में न पहुंचने पर अमीषा पटेल पर मुरादाबाद कोर्ट ने NBW जारी किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल ने वादी से समझौता कर 8 लाख के चेक, बाकी बची रकम कैश देने को कहा था। वादी पवन वर्मा ने जब अभिनेत्री अमीषा पटेल को चेक बैंक में लगाया तो बैलेंस ना होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। अब वादी ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को दोबारा नोटिस भेजा और इस मुकदमे में मुरादाबाद CJM कोर्ट में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होनी है। भी 506 IPC में समन किया गया था। आफ्टर समनिंग मुकदमा चलता रहा। इन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की जो इनको ग्रांट हो गई। उसमें आज तक इन्होंने अपनी श्योरिटीज फाइल नहीं की। उसके बाद अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से इन्होंने हमसे कंप्रोमाइज़ की बात की। लास्ट वीक हमने एक कंप्रोमाइज़ इनका जो था तैयार कराया, उस पर सिग्नेचर कराए
उसी के एवज में ये हमें एक चेक दिए गए 8 लाख रुपए के। नोटिस फॉरवर्ड किया जाएगा थ्रू काउंसिल। ये कब का प्रकरण है और क्या कार्रवाई की जाएगी? ये मैटर 2017 से लंबित है, जिसमें अभी पिछले हफ्ते कंप्रोमाइज फाइल हुआ है। एक हफ्ता पहले उन्होंने हमसे कंप्रोमाइज़ की बात करी, अपने अधिवक्ता हमने उसमें कंप्रोमाइज़ जो है साइन करके कोर्ट में जमा करा दिया। उन्होंने हमें 8 लाख रुपए के चेक दिए। उसमें जो चेक हमने अपने बैंक में जमा किया 31 तारीख को, तो वो अगले दिन ही वो चेक उनका बाउंस हो गया इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, कि उनके खाते में पैसा नहीं है। कितने लाख का चेक? खबर विशाखापट्टनम से है, जहां रिहर्सल के दौरान हवा में नेवी कमांडो के पैराशूट उलझ गए थे। इस दौरान आपसी सूझबूझ से दोनों की जान बच गई। बताया गया है कि समुद्र तट पर नौसेना का रिहर्सल चल रहा था और इस दौरान रिहर्सल कर रहे 2 पैराशूट हवा में ही उलझ गए। हालांकि दोनों कमांडो ने अपनी पानी में कूदकर जान बचा ली है। जब यह हादसा हुआ तब वहां कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि 4 जनवरी को विशाखापट्टनम के रामकृष्ण बीच पर नौसेना का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू इसके चीफ गेस्ट होंगे। और तस्वीरें देखिए, ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि पानी में कूदकर इन दोनों पायलटों ने अपनी जान जो है बचा ली है, लेकिन ये बेहद ही चिंता का सबब तब बन गई जब नेवी कमांडो के पैराशूट आपस में ही उलझ गए थे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से खबर है, जहां घोड़ी की जगह बकरे पर बारात निकाली गई। इस दौरान दूल्हे को घोड़ी की जगह बकरे पर बिठाकर बारात निकाली गई। बताया जा रहा है सभी परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने जमकर डांस भी किया। अनोखी परंपरा तकरीबन 400 सालों से चली आ रही है। परिवार के बड़े बेटे के कर्ण छेदन का संस्कार शादी समारोह की तरह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज पूरी रात 0 विजिबिलिटी जैसे हालात नजर आए और इस वक्त भी बहुत ज्यादा घना कोहरा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के साथ गुरुग्राम, मथुरा और इटावा के साथ पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा। घने कोहरे के कारण कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 है, जिसके चलते रेल, सड़क, हवाई यातायात पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में घना कोहरा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 0 विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों को उड़ान भरने और लैंडिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पे खास तौर पर कैट 3 ट्रेंड जो पायलट्स हैं, केवल वही रनवे पर आज लैंडिंग कर पा रहे हैं या टेक ऑफ कर पा रहे हैं। डेंस फॉग जो है वो एयरपोर्ट के आसपास भी बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया। असम के गुवाहाटी में सुबह के वक्त घने कोहरे का कब्जा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में तो धुंध ने ताजमहल को ढक दिया और ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटकों को कई घंटों तक कोहरे के छंटने का इंतजार करना पड़ा। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ही कोहरा है। पिछली बार भी आया था तो इतना ही कोहरा था, तो 11 बजे दिखा था ताज। आगरा के साथ कानपुर में भी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले लोग अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचाते नजर आए, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी लोगों ने अलाव को अपना सहारा बना लिया। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का दौर जारी है। बताया गया कि इन राज्यों में आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी लोगों को और परेशान करने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ का कब्जा नजर आया। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने वादियों को और खूबसूरत बना दिया, जबकि बर्फ के ऊपर पड़ती धूप ने तो उसे चमकदार बना दिया। वहां इन्हीं वादियों के बीच सैलानी मस्ती करते दिखाई दिए। गुलमर्ग में एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे अल्फाज में बयां करना लगभग नामुमकिन है। आप देख सकते हैं हर तरफ से स्नो कारपेट बिछी हुई है, होटल सारे फुल हैं। गुलमर्ग में नीला आसमान, सफेद पहाड़ और हरे भरे पेड़ों को एक साथ देखकर सैलानी खुशी से झूम उठे। वहां बर्फबारी में पर्यटक स्कीइंग करते दिखाई दिए और टूरिस्ट खूब एंजॉय कर रहे हैं। साल 2025 है, यहाँ पे न्यू ईयर के बाद अब बहुत ज्यादा टूरिस्ट का फ्लो बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अलावा डोडा में बर्फबारी हुई और इसने घरों के साथ सड़कों को भी ढक दिया। वहाँ हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। कई गाड़ियों के बोनेट और छत के ऊपर बर्फ ही बर्फ दिखी, जबकि कुछ गाड़ियों के पहिए तक बर्फ से ढक गए और रास्ता चालू कराने के लिए बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 मशीनें बर्फ की मोटी चादर को काटती दिखी। वहां चौकीबल टंगदार कुपवाड़ा सड़क को पूरी तरह साफ किया गया। इसके अलावा कुपवाड़ा के दूसरे इलाकों में भी मशीनें बर्फ हटाती नजर आईं। यानी एक तरफ बर्फबारी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गई, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी ने उनका रास्ता रोक दिया। कुपवाड़ा के साथ सोपोर में भी फिसलन वाले रास्ते में मशीन चलती दिखी और सड़क पर जमी बर्फ को हटाया गया। लेकिन बर्फबारी सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, बल्कि मैदानी इलाकों के लिए आफत बन गई। इसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों पर पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 6 जनवरी तक शीतलहर का सितम जारी रहेगा। इनमें दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी ठंड से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने की संभावना जताई गई। कोहरे का असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। फ्लाइट्स दिल्ली से जयपुर डाइवर्ट की जा रही। जानकारी है कि देर रात 12 बजे से ज्यादा फ्लाइट्स दिल्ली से जयपुर डाइवर्ट की गई हैं। देर रात जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान तकरीबन 650 यात्री रहे हैं। दिल्ली से वापसी का क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से यात्री बेहद परेशान हुए, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम थी। फ्लाइट्स लैंड नहीं कर पा रही थी दिल्ली में, इस वजह से उन्हें जयपुर डाइवर्ट किया गया। एयरलाइनर्स ने यात्रियों को जयपुर एयरपोर्ट पर उतार दिया। हालांकि बाद में 7 फ्लाइट्स दिल्ली के लिए रवाना की गई, लेकिन 5 फ्लाइट्स के यात्री जयपुर में ही अटके हुए हैं। इंडिगो की भुवनेश्वर दिल्ली फ्लाइट 6E2024 अटकी हुई है और उससे उधर ही बताया जा रहा है वियतजेट की हो चिन्मी सिटी दिल्ली फ्लाइट्स VJ895 भी अटकी हुई है। इसी तरीके से कई फ्लाइट्स हैं जो अभी अटकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। क्लियरेंस ना मिलने की वजह से वो उड़ान नहीं भर पा रही हैं और इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हैं। कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की भी खबर है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर किस तरीके से बर्फ जम चुकी है और इनको हालांकि हटाया जा रहा है ताकि आवागमन में जो पर्यटक है उनको परेशानी ना हो। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पहुंचे हुए हैं। पर्यटकों ने वहां जमकर मस्ती की, बर्फबारी का आनंद लिया। पटनी टॉप पहुंचे पर्यटकों ने कहा कि बर्फबारी उनके टूर्स में 4 चांद लगा चुकी है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। जो उनका ट्रिप ये उन्होंने प्लान किया था, पर्यटकों का कहना है, उसमें यहाँ पर 4 चांद लग चुके हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी होने की वजह से उनको यहाँ पर जो है शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पर्यटक हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप की हैं। बेहद खुश उत्साहित यहाँ पर पर्यटक, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाका पूरी तरीके से गुलजार हो चुका है। पटनी टॉप पहुँचे पर्यटक काफ़ी खुश हैं। बर्फबारी होने की वजह से उनको शानदार नज़ारा यहाँ पर पहाड़ी इलाके का देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है, जहाँ पर पहाड़ी इलाके पर्यटकों से गुलजार हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जम्मू कश्मीर में खासकर बर्फ ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। बर्फबारी हो रही है कश्मीर में भी, जम्मू में भी, और जम्मू संभाग में खासकर इन दिनों काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, चाहे वो भदरवा हो, चाहे वो पत्नी टॉप का फेमस जो पर्यटक स्थल है वो हो। आज न्यूज़ 18 की टीम पत्नी टॉप पे पहुंची और पत्नी टॉप के भी 12 किलोमीटर आगे नथा टॉप, जो कि बहुत ज्यादा टॉप पे है, और हमारे साथ कुछ लोग जो कि बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अपने साथ साथ वो मेरे ऊपर भी बर्फ फेंक रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले थी ठंड और उसके बर्फ का नजारा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब तो आपको पता है कि अभी विंटर का सीजन है, तो हर जगह पे बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो मजा हमें हर साल यहाँ पे आता है ना, वो हम मतलब एंजॉय करने के लिए हर ईयर यहाँ पे
आते हैं। ठंड नहीं लग रही? अरे हमें तो ठंड का पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे ठंड है कि नहीं है। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम सच में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम अपनी पूरी फैमिली से आए हैं, पूरी फैमिली। ये मेरे सिस्टर इन लॉ है, ये सांबा से आए हुए हैं। तो हमने देखा आपने खूब बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो। ऑलमोस्ट वेकेशन खत्म हो रही है तो हमने प्लान किया था यहाँ पे आना। हाँ तो बहुत इंजॉय किया। कितना इंतजार करते हैं हम लोग, बर्फ पड़े और हम लोग बहुत ज्यादा, पर ईयर करता ही है हम। हाँ एवरी ईयर करते हैं। बिल्कुल। तो आप हर साल आते हो? हाँ हर साल आते हो? हर साल फैमिली के साथ आप आते हो? जी जी हर साल। संभल हिंसा केस में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर बिजली चोरी केस में उनसे तकरीबन 2 करोड़ तक वसूलने की तैयारी की जा रही। जियाउर रहमान बर्ग को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था, तो उसी क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया। जामा मस्जिद हिंसा मामले में रद्द नहीं होगी एफआईआर। पुलिस चौकी की जमीन के दावे पर घिरा वक्फ बोर्ड। हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। फर्जी दस्तावेजों के मामले में फंसे असदुद्दीन ओवैसी। आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। संभल की सियासत में जियाउर रहमान बर्ग से लेकर वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी तक बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा प्रशासन की जांच में फर्जी पाए जाने के बाद अब वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी भी घिरते नजर आ रहे हैं। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग को बड़ा झटका लगा है। 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बर्ग के खिलाफ एफआईआर रद्द नहीं होगी, पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस फिलहाल जियाउर रहमान बर्ग को गिरफ्तार ना करे। पुलिस बर्ग को पहले पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी, लेकिन अगर जियाउर रहमान बर्ग पूछताछ में शामिल नहीं होते और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करते, तब उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। दूसरी तरफ जियाउर रहमान बर्ग बिजली चोरी और अवैध निर्माण के मामले में भी घिरे हुए हैं। आज ही जियाउर रहमान बर्ग को प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर तीसरा नोटिस भेजा गया। अगर उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल सकता है। उधर 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो हिंसा को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गया था और दिल्ली के जहांगीरपुरी और लक्ष्मी नगर इलाके में छिपा हुआ था। इनको नोटिस जारी किया गया था, तो उस पहले नोटिस में इन्होंने समय मांगा और दूसरी बार में इन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है, उस आपत्ति के क्रम में इनको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार नोटिस दी गई है। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? वो उनके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है या जो भी इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, उसको देखने के बाद ही अगली प्रक्रिया के बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। इसका पता लगाया गया तो पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई, तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का एक कंट्रीमेड वेपन भी रिकवर हुआ है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं और जो छर्रे जो उस दिन पीआरओ साहब के और हमारे पाँव में लगे थे वो भी 12 बोर के थे, विच आल्सो प्रूव्स दैट कि इनके द्वारा इस तरीके का असले का प्रयोग किया गया और रिकवरी भी इन साजे और तिल्लन से की गई है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश सभी लोगों के लिए है कि जो भी व्यक्ति पुलिस के ऊपर इस प्रकार की घटना में सम्मिलित रहेगा या इस तरीके का कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी की जमीन पर जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया था,
अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की जांच में ऐसे सभी दावे फर्जी पाए गए। वक्फ बोर्ड और ओवैसी ने दावा किया था कि संभल में जहां पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके लिए बाकायदा दस्तावेज भी पेश किए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सोशल मीडिया पर दस्तावेज भी पोस्ट किए और पुलिस चौकी की जमीन के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने का दावा किया। लेकिन जब प्रशासन ने एक 3 सदस्यीय टीम बनाकर इन सभी दस्तावेजों की जांच करवाई तो ये फर्जी पाए गए। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस का ये भी कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के दावों को लेकर झूठे दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। उस जगह पे पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है और न ही बननी चाहिए। वक्फ की संपत्ति को न बेचा जा सकता, ना ही उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता। लेकिन जिस अंदाज से पुलिस चौकी बन रही है उससे ये एहसास होता है कि शायद जो तेजी दिखा रही है वहां पे पुलिस बनाने में कि ये अवैध तरीके से वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वक्फ की अगर ये है तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अगर पुलिस चौकी को हटाना पड़ा तो पुलिस को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारा